कुछ वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश को लेकर एक इस ढंग की अवधारणा थी कि व्यापक गरीबी, औद्योगिकरण, कारोबार उससे दूर, अपराध चरम पर, और इसके बाद जो कुछ बचे वो सूखा और बाढ़ की भेंट। एक ऐसी छवि थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के भीतर भी यही मान्यता थी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी उत्तर प्रदेश को लेकर यही मान्यता थी। सरकारें आती रहीं, जाती रहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का भाग्य चक्र नहीं बदला। उसके मूल में शायद ये चीज भी रही कि शांति न रहे, कानून का राज स्थापित न हो तो कारोबार चलना मुश्किल हो जाता है, निवेश नहीं आता है। अब निवेश नहीं आए तो विकास को पंख कैसे लगे और रोजगार कैसे सृजित हो। तब उस परिस्थिति में चूंकि अपराध पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश विकास की किसी भी दौड़ से बाहर था। विकास के मानकों पर उत्तर प्रदेश को कसौटी पर कसने की आवश्यकता ही नहीं महसूस की जाती थी कभी, क्योंकि माना जाता था कि भाई यहां तो कुछ विकास का मसला ही नहीं है। लेकिन समय का चक्र बदला और कानून का राज्य स्थापित हो, इसके लिए प्राणपण से काम शुरू किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। जो ऐसे लोग जो समानांतर सरकारें चला रहे थे, माफिया, अपराधी, संगठित गिरोह, उनको ध्वस्त करने का काम हुआ। उससे एक मैसेज गया, एक संदेश गया कि हां, कानून का इकबाल बुलंद है। उससे एक नैरेटिव बना के योगी जी के लिए कि भाई बुलडोजर बाबा, उससे उनके प्रशंसक भी आह्लादित हुए और उनकी आलोचना करने वालों ने कहा कि भाई ये तो कानून सबके ऊपर बुलडोजर चढ़ाए दे रहे हैं ये। लेकिन उससे कानून व्यवस्था की स्थिति में जमीनी सुधार हुआ, और जब वो हुआ तो स्वाभाविक है फिर आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुले। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का संजाल हुआ, हवाई अड्डों का एक संजाल बनना शुरू हुआ। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, इन सबसे तरक्की को पंख लगे। और उसका दोबारा जब योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनकर आई तो उससे एक बात की स्थापना हुई, पुष्टि हुई कि जनता ने उनकी सरकार के 5 वर्ष के कामकाज पर अपनी मुहर लगा दी। और वो तब लगाई जब कोरोना की विभीषिका उस दौर में गुजरी थी। कुछ प्रेक्षक मान रहे थे कि कोरोना काल के बाद योगी सरकार दोबारा नहीं आएगी, लेकिन दोबारा आई और अच्छे बहुमत से आई। ये छोटी बात नहीं थी। कोरोना की त्रासदियों के बाद भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का भरोसा यथावत रहा। ये छोटी बात नहीं थी। अब उसके बाद जब दोबारा सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ का सारा फोकस चला गया विकास की ओर कि कानून व्यवस्था की रास कस के पकड़े रहो, वो दुरुस्त रहे, और अब विकास की ओर चलना चाहिए। उसका फर्क ये दिखा कि आरबीआई ने अभी हाल में एक रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट हर उस व्यक्ति को प्रसन्नता देगी, संतुष्टि देगी जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चिंतित होगा। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों से आगे उत्तर प्रदेश जा सकता है, ऐसी कोई कल्पना करता था क्या? ना। लेकिन ये रिपोर्ट कहती चला गया देश में पहला नंबर का राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, जो बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय सेक्टर से सर्वाधिक फंड आकर्षित करने वाला राज्य हो गया।
देश भर में इन सेक्टर्स से जो निवेश आया उसमें 16% से ज्यादा की हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश ने बनाई। इसका सीधा अर्थ होता है कि जब निवेश आएगा और वो महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटक से भी ज्यादा, तो जमीन पर उसका असर दिखेगा, आर्थिक गतिविधियों को पंख लगेंगे। मुझे याद है 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में 1,65,000 लोग कुल इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करते थे, और आज जून 2023 का आंकड़ा क्या कहता है कि लगभग 12 लाख, सोचिए लगभग 12 लाख लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। ये छोटा मानक नहीं है, कसौटी पर अगर देखें कसने को तो ये एक बड़ा मानक है जो बताता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश का राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 2021 की तुलना में 20% ज्यादा हो गया अगले वर्ष 21-22 में। ये जो उछाल है ये बताता है कि अब विकास का फल सामान्य जन तक पहुंचने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो योगी का एक मॉडल कानून व्यवस्था का बुलडोजर वाला और एक मॉडल आर्थिक तरक्की का, आर्थिक विकास का, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो प्रदेश को परिणाम मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। फिर राजनीतिक आलोचना, टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो राज्य में विकास के लिए दरवाजे खुलेंगे। नीति सही हो, नियत सही हो तो विकास भी होता है, ये दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में हम कोई भी एक कसौटी ले लें जो किसी भी राज्य पर लागू होती, केवल उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी वही कसौटी लागू, जहां किस वाम दल की सरकार है वहां भी वही कसौटी, और जहां ममता जी की वहां भी वही कसौटी। एक्सपोर्ट 3 गुना हुआ, ठीक, तो उससे सबको लाभ होगा, उसमें तो अगला पिछड़ा कांग्रेस भाजपा हो नहीं सकता। बिल्कुल। एक्सप्रेसवे बने तो उसके चलते जो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है उससे सब लाभान्वित होंगे। बिल्कुल। और अगर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक, ये अलग अलग पार्टियों की सरकारों वाले राज्य हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की एब्सोल्यूट सरकार है, महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना है, गुजरात में भाजपा। ये भारत के औद्योगिक राष्ट्र राज्य माने जाते थे, विकसित। इनके ऊपर जाके उत्तर प्रदेश खड़ा हो जाए आरबीआई की रिपोर्ट में निवेश के सिलसिले में, भाई मैं तो आधी शताब्दी बीत गई उत्तर प्रदेश में, कभी सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र से हमारा क्या मुकाबला भैया, गुजरात से क्या, यहां तो तमंचा कट्टा देखा और चल रहा है अपना, धुआंधार फायरिंग हो रही है, नहीं तो क्या इसकी बदलाव दिख रहा है जमीन पर? जी निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, और उस बदलाव के कारण भी साफ नजर आते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कानून व्यवस्था में सुधार। देखिए, माननीय मुलायम सिंह के ज़माने में जिस तरीके से अपहरण एक उद्योग बन गया था, उसके बाद से देश की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कभी भी पटरी पे आई ही नहीं। जैसे हम लोग गुजरात जाते हैं तो वो कहते थे लड़कियां अगर रात को 9 बजे भी घूमने निकल जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी स्थिति हम उत्तर प्रदेश में सोच भी नहीं सकते थे, खासकर हमारे आगरा, फिरोजाबाद जैसे मिश्रित पूरे उत्तर प्रदेश में, इसमें आगरा फिरोजाबाद नहीं, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक ये तो हमें तो शाम को बहनों के साथ निकलने में डर लगता था जब हम छोटे थे। लेकिन आज अगर स्थिति देखते हैं तो पहले की तुलना में आमूलचूल परिवर्तन आया है। सही मायनों में ये परिवर्तन आना चाहिए न्यायपालिका की वजह से, लेकिन आया कार्यपालिका की वजह से। यानी एग्जीक्यूटिव ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ डिसीजन लिए, अपराधियों के मन में एक डर पैदा हुआ। उस डर ने जब डर हटाया तो उद्योग बढ़ने लगे, लोगों को लगा कि मैं दिल्ली की जगह नोएडा में बिजनेस ले जाऊं।
दिल्ली की जगह गाजियाबाद में बिजनेस ले जाऊं, वहां से व्यापार करूं, क्योंकि मेरे को वहां से ज्यादा कन्वीनियंट है। इससे क्या हुआ, इससे एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हुआ। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पहले दिल्ली से होता था, वो नोएडा से होने लगा। तो इस तरीके से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अर्निंग आएंगी तो काम बढ़ेगा, एक बात। दूसरी बात रही निवेश की। जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री जी ने निवेश पे मेले लगाए और तरह तरह के लोगों को इनवाइट किया, फंड आना शुरू हुआ, और जब फंड आता है तो मोबिलाइज होता है। ठीक बात। और तीसरा और लास्ट टॉपिक है जिसको भी बोलना चाहूंगा, वो है सड़क। एक सड़क जिस तरीके से लगातार कई सारे कॉरिडोर की बात चल रही है, लगातार सड़क अपने आप में रोजगार देती है, लेकिन जब सड़क पर ट्रकों का पहिया घूमता है तो मोबिलाइज करता है इकोनॉमी को। जी ठीक बात। सैफ खान साहब, राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज होती है। दो चीजें मुझे लगती हैं बड़ी प्रामाणिक होती हैं। एक तो जनादेश, क्या सरकार ने अच्छा काम नहीं किया हो तो गंगा में खड़ी हो जाए फिर भी उसको दोबारा जनादेश नहीं मिल सकता। दोबारा जनादेश मिले कि जिस सरकार को मानिए उसने बीते 5 साल अच्छा काम किया, जनता खुश थी, इसलिए दोबारा उसको चुना। बाकी कौन क्या करा फिर उसकी बात का वजन नहीं रह जाता। दूसरी बात होती है कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश का 6 साल में निर्यात 3 गुना बढ़ा तो वो कांग्रेस को भी मानना है बढ़ा, भाजपा को भी मानना है, और सपा को भी, और बसपा को भी, और आरएलडी को भी। ऐसा तो नहीं कि आधा कोई झूठा ला देगा, नहीं। एक्सप्रेसवे बने हैं तो सबके लिए बने हैं। इस परिदृश्य में आप कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को आज की तारीख में, सैफ खान साहब? देखिए, सबसे पहले मैं जो आज फिर ये बातें सुन रहा हूं, अभी क्राइम की भी बातें हो रही थी, बहरहाल क्राइम के ऊपर, पूरी पिक्चर के ऊपर बात करिए ना। महिलाओं पे जो 24% बढ़ गया है, या SC ST की महिलाओं पे 27% बढ़ गया, वो बात नहीं होगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है। अभी क्राइम के ऊपर बात कर रहे थे, वो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है विधानसभा में बैठे हुए, मगर यहाँ पे पैनल पे कोई भी जो है वो बात नहीं करेगा, क्योंकि फेवरिज्म करने की राजनीति जो है वो हम देख रहे हैं। वो भी हम ठीक कर देंगे, 2024 में ठीक करेंगे, फिक्र मत करिए, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। दूसरी चीज, RBI की हैंडबुक जो है इंडियन स्टैट्स की जो रिलीज हुई थी, उसके ऊपर मैं चाहता हूं उसके ऊपर भी आंकड़े के ऊपर जरा आप गौर डालिए। जो कंपैरिजन करता है 2012 से 2017, यानी अखिलेश यादव जी के ड्यूरेशन का और योगी आदित्यनाथ जी के ड्यूरेशन का, कि उन्होंने किस किस फील्ड में या कौन कौन सी यूनिट में, कि हम GDP ग्रोथ की और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। क्या 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो अभी ये बात कर रहे थे, क्या वो वैसी बात कर रहे थे जैसे निर्मला सीतारमैया ने जो है पार्लियामेंट में बोला था हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, जिसपे पी चिदम्बरम साहब जो है हमारे देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था कि हर 4 या 5 साल में एक चीज होती है मैजिकल कंपाउंडिंग, जो कोई भी मनी लेंडर जो है बता देता है कि हर 4 से 5 साल में जो है आय जो है डबल हो जाता है, जिसका मौजूदा एग्जांपल 2003-2004 $6.18 बिलियन थी, जो है $1.22 बिलियन हर 4 साल में जो हमारे देश की जो इकोनॉमी बढ़ी। ऐसी ही हर 4-5 साल में हमारी देश की इकोनॉमी जो है वो बढ़ती ही है, नेचुरल है। मगर कितने परसेंटेज वाइज जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ी या बाकी के राज्यों में, जिसकी आप बात कर रहे थे, राजस्थान या आज ऊपर ये आके खड़ा हो गया। अगर आप हर जगह स्टेट की निकालेंगे तो स्टेट में हर जगह वो डबल ही हुई है, कहीं वो नहीं हुआ। ठीक है, अच्छी बात है कि डबल हो। ठीक है, अभी रुकिए सैफ खान साहब, मैं दीपक रंजन के पास चलता हूं, सारे मेहमानों को बहस में ले आऊं। जो सैफ खान साहब ने बात करने की कोशिश की उसमें एक विसंगति है, इतनी सरल नहीं चीजें। नेता है, नेता तो कुछ भी बोल सकते भाई, नेताओं को इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा आजादी हासिल है किसी पार्टी को। बिहार का मैं आंकड़ा देख रहा था, इतना सरल नहीं, गुलगुला थोड़ी ना है कि चाहे जो बना लेगा। चिदम्बरम कह गए, अरे चिदम्बरम कहने से क्या होता। मैं बिहार को देख रहा था, 50 साल से, दीपक रंजन 50 साल से पिछड़ों की सरकार है बिहार में। किनकी? रुक जा भैया, भी नहीं आएंगे आपके पास। पिछड़ों की, ठीक, लीडरशिप पिछड़ों के हाथ में 50 साल से। वहां के प्रति व्यक्ति की सालाना आय मालूम क्या है? 50,000 रुपया।
2023 में, पता है वहां हर 4 साल में डबल क्यों नहीं होगा जो चिदम्बरम की जेब में फार्मूला था? तब तो वहां 5 लाख हो जाना चाहिए था। नहीं, 50,000 का मतलब समझ रहे, 12 चौक 48, लगभग 4,500 रुपया महीना। वहां झंडा क्यों नहीं गाड़ लिए? ये जो है ना, सच को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति राजनीति में, ये चुनावी तौर पर भी घातक होती है, वो रिजल्ट में दिख ही रहा है, और जनता का मूड भी खराब करती है। दीपक रंजन, मेरा फिर वही मूल प्रश्न, देश में महाराष्ट्र से ज्यादा निवेश आरबीआई कहती उत्तर प्रदेश ने आकर्षित किया, गुजरात से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश ने आकर्षित किया, कर्नाटक से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश ने आकर्षित किया। हम जिस प्रदेश में पैदा हुए उस प्रदेश में कभी हमने ये नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र से ज्यादा निवेश हमारे यहां आएगा। बोले हमसे निवेश का क्या मतलब भैया? गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक नहीं देख रहे थे हम उत्तर प्रदेश? ऐसा तो नहीं कि हम लंदन से आए हैं इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। दीपक रंजन, तो इस परिवर्तन को हम स्वीकार क्यों नहीं करते? देखिए अमिताभ भाई, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर से सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही, सुनने में सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में और G20 में मिला करके। लेकिन आज जब आप जमीनी हकीकत देखेंगे, जो छोटे छोटे भी उद्योगपति थे या छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स थे, कोई मॉल बना रहा है, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उन लोगों को भी कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, आपने पूरी लिस्ट देखी होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन आज जमीनी हकीकत जब आप जानने जाएंगे, लखनऊ में हमारे भी बहुत जैसे मिलने वाले लोग हैं जो इन्वेस्टर समिट में गए और उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन कराया वहां पे, और उनका जैसे कोई मॉल बना रहा है, 100 200 500 1000 करोड़ का मॉल बना रहा है, उसको भी उसमें डाल दिया गया। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है जहां पे वो मॉल बन रहा है, आए दिन एलडीए के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, और सामने का जो हाल है वो वहां पे नाला तक का साफ नहीं, तो इन्वेस्टर्स को सहूलियत क्या दी जा रही है? इन्वेस्टर को सहूलियत क्या दी गई? और रहा सवाल, देखिए अभी हमारे मनीष भाई ने कहा कि पुलिसिंग को लेकर के कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के अमिताभ भाई जब 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो पुलिसिंग को चुस्त और दुरुस्त करने का काम अगर किसी ने किया था तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, चाहे डायल 100 के माध्यम से, चाहे पीसीआर गाड़ियों के माध्यम से। और रहा सवाल एक्सप्रेस वे का, तो एक्सप्रेस वे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे और सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे लखनऊ से आगरा बनाने का काम किया। 302 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे जिसपे आप प्रश्न उठा सकते। और उसके बाद जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था अमिताभ जी, उसका डीपीआर भी समाजवादी सरकार में हुआ था, ये सही है, उसका मुआवजा, उसका कंपनसेशन भी अखिलेश जी की सरकार में दिया गया था और उसका टेंडर भी इनफैक्ट हो चुका था। लेकिन दोबारा से उसको रीटेंडर करते हुए, क्योंकि सरकार जब आई, जब ये सरकार, इनको ये लगा कि ऐसा ना हो कि इसका भी श्रेय अखिलेश यादव जी की सरकार को चला जाए, दोबारा से उन्होंने उसको रीटेंडर कराने का काम किया। एक बात और अमिताभ भाई, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि जो गोरखपुर में लिंक रोड बन रही है, 90 किलोमीटर की लिंक रोड की कॉस्ट क्या रही है? 6,000 करोड़ रुपए, 6,000 करोड़ रुपए का उसका टेंडर हो रहा है। आप बताइए, 90 किलोमीटर की रोड आप 6,000 करोड़ में बना रहे और आप इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। ठीक दीपक जी, अभी रुकना होगा, मैं अर्कवंशी जी के पास चलूं, फिर बीजेपी के पास आऊंगा। मेरी बात शायद उसको ग्रहण करने में कुछ कंफ्यूजन रहा मित्रों को। मैंने ये नहीं कहा कि इन्वेस्टमेंट समिति का जो टेंट तंबू वाला कार्यक्रम हुआ था उससे क्या हुआ, ना आप समझे नहीं बात। मैंने तो मेरे भाई इतनी बात कही जो कट नहीं सकती, ना भाजपा काट सकती, ना कांग्रेस, ना चिदम्बरम, ना अखिलेश जी। क्या बैंक, फिर सुनिए, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा उत्तर प्रदेश में आया, घोषणा करने का नहीं, जो डिस्पर्स हुआ पैसा, उसकी बात मैं कह रहा हूं देश में। इसमें हम और आप बहस कैसे कर सकते भैया? जो डिस्पर्समेंट है उसकी बात कह रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा बात सही से समझेंगे हम लोग तो ठीक से बहस होगी, अन्यथा तो वो राजनीतिक बहस हो जाएगी कि भाई ठीक है रिलीज जारी कर दी टाइप का। सुनील अर्कवंशी, पहले एक धारणा बनाई गई कि भाई योगी जी तो बुलडोजर चला रहे हैं, क्या? उसके विरोध में लोग खड़े हो गए, बोले जी बुलडोजर बड़ा खराब है। अब
उस लोगों ने कहा ये तो संविधान और कानून की आत्मा की हत्या हुई जा रही है क्या। अतीक का लड़का मारा गया मुठभेड़ में, पुलिस के जो उमेश पाल को मार के भाग रहा था, तो लोगों ने कहा कानून की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई क्या। अतीक के लड़के कोई संविधान बता दिया। वो धीरे धीरे उसका असर उत्तर प्रदेश को ये दिखा कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का, कि विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा। ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के तो है नहीं, ये आंकड़े कर्नाटक पर भी लागू है, बंगाल पे भी लागू है, नीतीश बाबू के बिहार पर भी लागू है, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश पर भी लागू है। सुन लीजिए। देखिए, ये आंकड़े की बात जो अभी कही जा रही कि ये आंकड़े हवाई आंकड़े हैं, अभी जैसे कांग्रेस और हमारे समाजवादी प्रवक्ता भाई बता रहे थे, ये नहीं बताया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दोनों लोगों की केंद्र में सरकार, क्या उस समय जो आंकड़े आते थे उन आंकड़ों का खेल किया जाता था क्या। आज ये सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य कायम हुआ है। आज मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से मैं आता हूं, पूरे प्रदेश की मैं बताऊंगा बात, मगर उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद का नाम लेते हुए लोग दूसरे जिलों में जब जाते थे, दूसरे प्रदेशों में जाते थे और कह देते थे, तो वहां का कमरा उनको किराए में नहीं मिलता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर हरदोई जनपद में ही कम से कम सैकड़ों फैक्ट्रियां ऐसी आ चुकी है जो संडीला जनपद, आज संडीला एक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्रियां पहले खत्म हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में। हरदोई में एक शुगर मिल हुआ करती थी, कताई मिल हुआ करती थी, मगर इनकी सरकारों में बंद कराने का काम किया गया। बसपा ने शुगर मिल बंद कराने का काम किया, कांग्रेस के शासन में जो है कताई मिल बंद होने का काम किया। तो कहीं नहीं फैक्ट्रियां, एक भी फैक्ट्री चलने का काम नहीं हुआ करता था। आज पेप्सी, बबले स्टार्ट जो विश्व की बड़ी फैक्ट्री है गन बनाने में, वो तक आज संडीला में लग गई। तो जब कानून का राज कायम हुआ तब जाके यहाँ फैक्ट्री आई। आज आंकड़े कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनको आंकड़ों पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने काम किया। एक इन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज खराब है। इन्होंने कहा कि एक सफाई एक्सप्रेसवे जाता था जो लखनऊ से आगरा बनाने का। अरे भैया, कहां तक आप ले गए थे उसको, ये बताइए ना। उस पे माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी निकलने के लिए थे, तो इस पे इसलिए उन्होंने आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक हवाई पट्टी बनाने का जब काम आया तब भी आपने सफाई में बनाने का काम किया। मगर आज देखिए कितने एयरपोर्ट बन गए। आप जिस जनपद में कनेक्ट करना चाहे, आप उस जनपद से एयरपोर्ट से जाकर आप विदेश में जाने का काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब एयरपोर्ट बने, रोडें बनी, तो कानून का राज कायम हुआ, तो फैक्ट्रियां भी आने लगी और उद्योग बढ़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आज जब कानून का राज कायम हुआ तब ये सब काम हुआ। जी ठीक। एक बात मैं कह के वो भी असंदिग्ध बात कह दूं जिसका पार्टी से कोई उसमें वो डाइल्यूट नहीं हो सके किसी पार्टी के कहने से, वो भी आंकड़ा है, सबके लिए उपलब्ध है। पिछले एक वर्ष में, राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, पिछले एक वर्ष में वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनने के बाद 8 करोड़ लोग आए। 8 करोड़। ये भारत के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा से कई गुना ज्यादा है। वृंदावन मथुरा में 6 करोड़ लोग आए, यानी 50 लाख पर मंथ। एक आदमी ने 500 रुपया भी खर्च किया हो, आने जाने, खाना, रुकना, खर्चा, माला फूल से लेके, तो भी गुणा करके अर्थव्यवस्था का परिचालन देख लीजिएगा। इसमें कांग्रेस, सपा, बसपा से फर्क नहीं पड़ेगा, भाजपा से ना, कि भाई हमें पसंद नहीं या उन्हें पसंद नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता। जो आया वो तो फुटप्रिंट आजकल रिकॉर्ड होता है। 500 तो बहुत छोटा नंबर है। हम कह रहे 500 मानो भाई। भाजपा वाले 2000 मान ले, कांग्रेसी 500 मान ले, सपा वाले 750 रख ले, मान लो, तो भी कुछ तो पैसा खर्च किया जो आया होगा। बनारस नहीं, दक्षिण से जो बनारस तक आया उसने कुछ खर्च नहीं किया, हवा में तो आया नहीं। दक्षिण वालों की कैपेसिटी ज्यादा है और ना हवा में रहा, वो पैसा कहां है? कितने गरीबों ने उत्तर प्रदेश में घूम रहा। खैर, और उससे पहले जब उत्तर प्रदेश था तो ताजमहल छोड़कर, क्या जो कुछ थोड़ा बहुत आता था ताजमहल में आता था, बाकी टूरिस्ट की स्थिति इसलिए नहीं थी कि टूरिस्ट कौन अपनी जान संकट में डाले, कौन किसके तमंचा लगा दे 12 बोर का हैंडमेड, तो और जान लेने देने पड़ जाए भैया। तो ये भी एक समस्या दिखा। राघवेंद्र सिंह जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? बुलडोजर बाबा से एक चीज शुरू हुई, बुलडोजर ब्रांड से,
और आते आते फिर वो धीरे से आर्थिक विकास का एक मॉडल, आर्थिक विकास का एक ढांचा इसमें तब्दील हो गया अभियान। नहीं अमिताभ जी, देखिए जब योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी तो दो चीजें एक साथ थी। एक तो उत्तर प्रदेश को अराजकता मुक्त करने की बात कही थी, रोमियो स्क्वाड चलाने की बात कही थी, दूसरी तरफ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही। दोनों विषय को एक साथ हमारी सरकार लेकर के चली है, चाहे उत्तर प्रदेश को विकास को लेकर हो, चाहे उत्तर प्रदेश से अराजकता मुक्त करने की बात, ईमानदारी से काम किया है। हम लोग रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने में भी कोई इस प्रकार से हम लोग हिचके नहीं है। अगर हम लोगों ने लक्ष्य 90% 100% रखा है, 80% तक पहुंचे, उस बात को रखा है। योगी पार्ट 1 में भी हम लोगों ने 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, साल भर का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, हर साल रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, 5 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उसी तरीके से योगी पार्ट 2 में हम लोगों ने पहले महीने का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, 2 महीने का किया, साल भर का किया। हम लोग हिचके नहीं है, हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। मैं तुलना करना चाहता हूं अमिताभ जी, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र और कांग्रेस के मित्र लंबी लंबी फेंक रहे थे। आप जैसे राजनीतिक झोंझो बात कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं होता है, कोई साक्ष्य नहीं होते, बेमतलब में सीना जोरी करने की बात करते। मैं बात बताता हूँ 2017 से पहले की। उत्तर प्रदेश में एक भी केंद्रीय योजना में उत्तर प्रदेश अव्वल नहीं था। जब योगी पार्ट 1 की सरकार समाप्त हुई 2022 में, तो 44 केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल था, शेष में 2 दर्जे पर था, 2nd नंबर पे था। इसी प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार संभाली तो बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में 17.5% थी। सीएमआई के आंकड़े हैं अमिताभ जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनाए हुए आंकड़े नहीं है। 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, 3.5% बेरोजगारी दर लाने का काम किया हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार ने। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि ये जो नेचुरल इकोनॉमी बढ़ती है, भाई 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार रही। देश की अर्थव्यवस्था जो है विश्व की वैश्विक क्षितिज पर मात्र 10वें पायदान पर रही है, कॉन्सेंट्रेट रही है, बिल्कुल एक भी कदम आगे नहीं बढ़ी है। आज की तारीख में केंद्रीय सरकार जो हमारी है, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था हम लोग बन गए हैं। ये क्या अपने आप बढ़ जाती है क्या? अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम लोग इसको तीसरी अर्थव्यवस्था लेकर के जाएंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे थे, जैसे हमारे साहब साहब कह रहे थे, वो अपने आप हो जाती है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे थे हाँ वो अपने आप बढ़ जाएगी। अरे कमाल के लोग हैं, आपकी सरकार होती है अपने आप नहीं बढ़ती है, हमारी सरकार हो जाती है अपने आप बढ़ जाती है। मान्यवर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो 3.43 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, और शेयर बाजार में नए निवेशकों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। गरीबी उन्मूलन में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। पर्यटन इस बार उत्तर प्रदेश में 33 करोड़ लोग आए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा पर्यटक आए हुए हैं। मान्यवर साहब साहब और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र उनसे मैं कह रहा हूं 31 करोड़ इस वर्ष पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 2023 में 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, और एमओयू साइन हुए हैं 20 लाख करोड़ के। मान्यवर ये हम लोगों ने काम किया उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की भी सरकारें देखी है, उत्तर प्रदेश की भी सरकारें देखी है। अभी हमारे साहब साहब कह रहे थे हम ठीक कर लेंगे। अरे भाई सूप बोले से बोले, चलनी क्या बोले? अरे पहले अपनी पार्टी ठीक कर लीजिए। आप लोग अपनी जो परंपरा का सीटें तो हारे बैठे हैं, चले जाते हैं वायनाड से चुनाव लड़ने। आप उत्तर प्रदेश सीट ठीक करोगे? 90% सीटों में जमानत जब्त किए बैठे हो। आज की तारीख में देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हंसी के पल तो कांग्रेस पार्टी बन रही है। आप लोगों में मीम बनाए जाते हैं, आपके नेताओं को मजाक की नजर से देखे जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश ठीक करोगे? अरे मान्यवर साहब साहब जरा सोच समझ के बोला करिए। आप लोग कहां पर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में खड़े हैं? आपके साथ कोई समझौता करने को नहीं तैयार है। आप लोगों ने जिस तरीके से राघवेंद्र बाबू ठीक आएंगे आपके बाद दोबारा में। एक मैं मनीष जी के पास चलता हूं एक प्रश्न लेके, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं कि हाँ, अर्थव्यवस्था कागज पर कैसे चलती है इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण भारत के पास है। एक नाम लिया था मेरे दोस्त सैफ साहब ने, पी चिदम्बरम साहब का। उन्हीं से जुड़ा एक वो मसला है। ये मसला सबके लिए ये सुनने योग्य है, दीपक भाई के लिए भी, कि घर की बालकनी में गमलों में गोभी उगा के करोड़ों रुपया आ गया। बोले रुपया कहां से आया? बोले घर के बालकनी के गमलों में गोभी उगाया। क्या? हमने ट्रकों गोभी सर्दी में बिकते देखा, कौड़ियों के दाम है।
वो घर की बालकनी में उगा के बड़े आदमी हो गए। अब ऐसी अर्थव्यवस्था को तो प्रणाम करना पड़ेगा। फिर ऐसा मंत्र किसी के पास नहीं कि बालकनी में गोभी बेच के अरबों करोड़ों आ जाए मित्र। ये किसके पास है? ये तो चिदंबरम साहब जैसे लोग ही जान सकते हैं, जो बड़े लोग हैं भाई, और कौन जान सकता। मनीष जी, मेरा कहना ये कि जो चीजें परसेप्शन की हो उन पर विवाद होना चाहिए, ठीक, लेकिन जो चीजें आंकड़े की हैं उन पर विवाद कैसे हो जाएगा? एक फैक्ट्री बंद थी, वो अगर चालू हो गई तो इस पर विवाद तो नहीं हो सकता। भाजपा के लिए भी चालू हो गई, कांग्रेस के लिए भी हो गई, और सपा के लिए भी, और बसपा के लिए भी नहीं। अमिताभ जी, ये मैं नहीं समझ पा रहा। स्थिति ये है कि राजनीतिक दल किसी भी सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, ये देश का दुर्भाग्य है। अब इस सैफ साहब ने कहा कि भाई जो हर 4-5 साल में जो है जीडीपी डबल हो जाती है। मैंने कैलकुलेट करके देखा, 1922 में 222 करोड़ की हमारी देश की जीडीपी थी। उस लिहाज से देश की जीडीपी 2010 में 36 लाख करोड़ होनी चाहिए थी, और थी कितनी? 1,36,000 करोड़। इसका मतलब है, और अगर मैं चार्ट देखता हूं, 3.5 से 5% एवरेज जीडीपी ग्रोथ थी। और इसी आंकड़े को अगर 2010 से 2022 तक देखेंगे तो आंकड़े आपको उल्टे नजर आएंगे, सिवाय 2019 और 20 को छोड़ने के बाद। खैर, मैं इस बात को यह कहना चाहता हूं कि आप जब आंकड़े हो तो आंकड़ों के विरोध प्रस्तुत करिए। हैरानी की बात यह है कि गरीबी पर बिहार ने भी काम किया है, पर विपक्ष उस बिहार की उपलब्धि को गिनाने से हिचक रहा है, नहीं जानता क्यों। और आपने एक लास्ट में एक बात कही ना चिदंबरम की, काले धन को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं है। ये अलग बात है कि वो एग्रीकल्चर इनकम हुई थी या नहीं हुई थी। उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने गोभी उगाई थी, उसी तरीके से प्रियंका गांधी ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसे राणा कपूर ने खरीदी थी यस बैंक ने। प्रियंका जी ने उसके बाद दोबारा कभी पेंटिंग नहीं बनाई जो करोड़ों में बिकती हो। ठीक है ना, मतलब पेंटिंग तो ठीक है, अब क्या करिएगा, और बागबानी भी ठीक है, हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। दीपक जी, जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, लोकतंत्र में सबसे सरल बात ये आंकड़े हटा भी दें तो क्या है, जिसमें इम्तिहान में सबको बैठना होता है, जो लोग राजनीति करते हैं। चुनाव, कोरोना की विभीषिका के बाद चुनाव हुआ तत्काल बाद, ठीक, अभूतपूर्व त्रासदी थी। 100 वर्षों में वैसी त्रासदी दुनिया ने देखी ही नहीं थी, क्या 100 वर्ष पहले देखी थी, ठीक। वैसी त्रासदी से निपटने के बाद सरकार चुनाव में गई, आप लोग भी गए। जो यहां कह रहे वो वहां भी कहा आप लोगों ने चुनाव में नहीं, तब कैसे जिता के भेज दिया? मान लीजिए आंकड़े एक तरफ रख दें तो अल्टीमेटली कॉपी कौन जांचेगा? आपकी जनता। खुद तो जांचने का भाई चलन आया नहीं कि भाई हम अपनी कॉपी खुद जांचेंगे, जांचेगी तो जनता ही। आपने अपना केस लड़ा था जनता के बीच में, आपने भी, कांग्रेस ने भी, बसपा ने भी, भाजपा ने भी। क्या 22 का जनादेश ये नहीं बताता कि जनता को जमीन पर कुछ राहत दिखी होगी, कुछ आशा दिखी होगी, इसलिए उसने योगी आदित्यनाथ की सरकार को दोबारा बहाल किया? दीपक जी, अब देखिए, वो तो चला चली की बेला है। 2022 में ये सही है कि हम लोग को विपक्ष में चला चली की बेला का अभी तो 22 साल भर हुआ नहीं। 22 अभी 2024 में भी चुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव भी 6 महीने बाद लोकसभा का अच्छा, चुनाव। मुझे लगा उत्तर प्रदेश में चला चली की बेला बता दिया आपने। नहीं, बिल्कुल चला। 2022 जब खत्म, दीपक जी 2022 देखिए, अरे कुछ सोच के बोला करिए भाई। एक मिनट, उनकी बात आ जाए, राघवेंद्र जी, उनकी बात आ जाए। दीपक जी की, राघवेंद्र भाई, बड़े भाई हो आप कुछ अगर आप बोल रहे तो मैंने एक शब्द आपको इंटरप्ट नहीं, आप क्या बोलो, दीपक भाई बोलो। नहीं, अगर आप यही परंपरा डालना चाहते हो तो अभी थोड़ी सी आवाज आपसे जाता है, इसलिए थोड़ी सी आवाज आपसे जाता है, इसलिए आपको फिर मैं बोलने नहीं दूंगा राघवेंद्र भाई, अगर आप तरीके से इंटरप्ट करोगे, क्योंकि आप मेरे बात बोलोगे। आप बोल रहे थे, आप जो भी जितना भी झूठ साथ, आप $1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। ग्रोथ रेट आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का क्या, यही बता दो आप। ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का क्या है? $1 ट्रिलियन की आप बात कर रहे हो। $1 ट्रिलियन कब होगा? जब ग्रोथ रेट कितनी होगी? आज की तारीख में अमिताभ भाई ग्रोथ रेट है 12 से 13%, जो एक्चुअल में है भी नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। जब तक 34% ग्रोथ रेट नहीं होगा तो आप कैसे $1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं? और अभी आप अमिताभ भाई, आप गमले में पैसा उगाने की बात या जो भी आप कह रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं नहीं कह रहा भैया, जो अदालत में कहा सो कह रहा हूं मैं, थोड़ी ना गोभी उगाता हूं यार, गजब कर रहे हैं। जी, चलिए, गोभी। हाँ,
तो ये बात, ये क्वेश्चन जैसा से ये भी पूछना चाहिए जो आदरणीय गृह मंत्री जी के पुत्र हैं कि आज वो इनकम टैक्स जमा करते हैं कुछ और, अगले साल उनका आईटीआर, एक साल में कौन सा बिजनेस उन्होंने कर लिया कि एकदम से उनका कई टाइम जो है वो आईटीआर उनका बढ़ गया, उनका प्रॉफिट उनका बढ़ गया। तो ये सवाल तो उनसे भी करने वाला है, जयशाह जी से। अब मैं आपको सलाह दूंगा, ठीक दीपक जी, मैं सैफ खान साहब कहती हूं, आपको सलाह दूंगा तत्काल एक मुकदमा दायर करिए। क्या यहां मत कहिए, तत्काल एक मुकदमा दायर करिए सुप्रीम कोर्ट में। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। काय को नहीं, अभी नहीं मनीष ना, अभी सैफ ना, एक मिनट आपने दीपक आपने सवाल किया, फिर आप सैफ खान साहब, मसला वहीं पर आगे खड़ा होता है। 22 में चुनाव में जब उत्तर प्रदेश गया तो कहा गया प्रदेश बर्बाद हो गया, कोरोना में इतनी मिसमैनेजमेंट था, योगी सरकार ने सब गड़बड़ कर दिया, अब इनकी विदाई की बेला है, जैसे दीपक जी करे चला चली की बेला है। क्या वो फिर प्रचंड बहुमत से जीत के दोबारा आए, और ऐसे आए कि 38 साल पहले तक किसी ने वो करिश्मा किया नहीं। क्या नारायण दत्त से लेके और पीछे मुलायम सिंह यादव तक, मायावती तक, क्या ये जनता ही वोट कॉपी जांचेगी कि अपनी अपनी कॉपी खुद ही जांच लेंगे सब लोग? हम तो जनता की मानेंगे सैफ खान साहब, नहीं। लोकतंत्र का मतलब ही है कि जनता की बात मानी जाए। अमिताभ जी मेरी बात सुनिए। अमिताभ जी आपने सवाल पूछा, और यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जो दर्शक इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं एक एक करके आपकी बात से लेके इन सब लोगों की जो है बात का जवाब देना चाहूंगा। किसी ने जो है गरीबी का जिक्र किया कि साहब जो है हम गरीबी की रेखा से लेके आए हैं। भाई जीएचआई का आंकड़ा जानते हैं क्या है? 107वें रैंक पे है देश हमारा, जहां पहले 55वें रैंक के ऊपर था। 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है लो पॉवर्टी लाइन में चले गए, मगर क्या ढिंडोरा पीटा जाता है। चलिए, काशी कॉरिडोर की किसी ने बात की जो है कि साहब जो है इतने लोग आए, इतना बिजनेस हुआ। तो साहब सुनिए, ताजमहल ना 80 करोड़ रुपए एक साल में कमाता है उत्तर प्रदेश में, है ना? तो अच्छी बात है कि जितना डेवलपमेंट करे और जितने हमारे पास टूरिज्म की आमदनी हो, बहुत अच्छी बात है। फिर रोड्स की कोई बात कर रहा था, सड़कों की जो है उसके लिए बजट भी निकाला गया था कि गड्ढे नहीं होंगे। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई तो है, 18 करोड़ से 250 करोड़ 1 किलोमीटर की बनाएंगे। वो रिपोर्ट जरा दिखा दीजिएगा अमिताभ जी, जो है ना, कि कितना जो है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का, लीडर्स का और सपोर्टर्स का और चमचों का भी चेहरा नजर आता है उन सड़कों के ऊपर, जो है ना। फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात सुनिए नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई जो है। और हमारे जो एक्सपर्ट जो है वो गिनवा भी रहे थे 5 से 6 साल। अगर नॉर्मल ग्रोथ हो, सुनिए, जो यहाँ पे पैनलिस्ट में बैठे हुए एक्सपर्ट हैं, नॉर्मल अगर देश की ग्रोथ हो ना 11 से 12% तो डबल हो ही जाता है। इनको जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वैसे ही जो है ऑलरेडी डबल हो जाए। और स्टेट टू स्टेट डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है। जो आप सिर्फ एक बिहार का एग्जांपल दे रहे हैं, क्या उस बिहार का एग्जांपल जो जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, क्या इस बिहार का एग्जांपल जब अब रुकना होगा सैफ खान, अब रुकना होगा। भाई लगातार आप नहीं बोलोगे, अब रुक जाओ, अभी रुकिए। अब सुनील अर्थवंशी के पास चलूंगा। ऐसे नहीं, रुके। अरे होगी बात, अब दोबारा आएंगे तब आना, तब बोलना। कांग्रेस को जितनी बातें कहनी है वो सब वो लगातार कह रही है, ठीक। उसने 19 में भी यही सब कहा था, 19 में देश ने जनादेश दिया, 24 में फिर दे देगा। फिर कांग्रेस क्या मान लेगी? फिर मान लेगी कि नहीं, कि फिर भी नहीं मानेगी? और अगर फिर भी नहीं मानेगी तो थेथरी कर रही है। भाई उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के इन्हीं तर्कों को जनता के बीच में जब कांग्रेस लेके गई तो उसको 2% वोट मिला, 100 में 2। उसकी बात को सच्चा कैसे मान लूंगा? 100 में 2 वोट मिला ना। हर 100 में 2 लोगों ने आपकी बात पे यकीन किया, 98 ने तो नहीं किया। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है ना। जहां से सोनिया गांधी है, जहां से राहुल गांधी, जहां से प्रियंका गांधी प्रभारी थी, वहां वही स्थिति है, 100 में 2। और कह रहे हम जो बोल रहे हैं वही सच है, बाकी झूठे हैं। अरे ऐसा नहीं कहो महाराज, रुक जाओ। सुनील अर्थवंशी, मैं फिर वही बात कहता हूं, अगर कोई ये कहे कि जनता दुखी है, जनता भूखी है, जनता परेशान है, तो
जिसका भी राज होगा उसके राज को जनता पलट देगी चुनाव में कि नहीं पलट देगी? नहीं, अगर देखिए, एक नहीं, मैं तो बड़े मोटी बात कहता हूं, दुनिया की झाऊ झाऊ नहीं पड़ता। किसी ने कहा कि जनता भूखी है, परेशान है, तंग हाल है, बदहाल है, तो चुनाव का अवसर आते ही जनता पहला काम करेगी, पलट देगी। इमरजेंसी में जाती हुई जनता को जैसे ही मोहर मारने का अवसर मिला, उसने इंदिरा गांधी, संजय गांधी, बंसीलाल, विद्याचरण सबकी अटैची पैक कर दी। क्या बोले चलो जी बाहर चलो, कर दी ना, कहने सुनने की बात ही नहीं। नहीं, इस तर्क से आगे जनतंत्र में कुछ और है क्या भैया? नहीं, देखिए सबसे बड़ी घबराहट आज क्या है उत्तर प्रदेश में, जो आज उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा का जो प्रदेश है, वो प्रदेश पूरा का पूरा आज एनडीए गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। नंबर एक बात, क्यों? उसका कारण क्या है? कारण ये, कभी आपने अभी अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि सिर्फ आगरा को दिखाकर पूरे प्रदेश की जो है इकोनॉमी को बढ़ाने का काम किया जाता था, कि सिर्फ आगरा से ही पूरा प्रदेश चलने का काम हो रहा है। प्रोजेक्शन वैल्यू क्या है? अब सुन लीजिए सर भाई, थोड़ा सा सुन लीजिए, धैर्य रख के सुनिए। सवाल बताइए ना, प्रोजेक्शन वैल्यू अभी भाई अभी सुनिए लड़कवंशी पूरा सारा डिबेट यही कर ले पूरा। जी जी हाँ सुनील आप बोलो भैया, आ रही आवाज। पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक आगरा का आंकड़ा दिया जाता था कि आगरा से पूरी इकोनॉमी चल रही पूरे प्रदेश की, ये पूरा गलत था। आज आपने कहा, आज मैं नैमिषारण्य जैसे मतलब जहां पर एक तीर्थ स्थान है, वहां तक के लोग खुशहाल है। आज गरीब जनता ये कह रही है, आपने चुनाव के टाइम में साड़ी बांटने का काम किया, चुनाव के टाइम में गैस सिलेंडर कम करने का काम किया, आज गैस सिलेंडर का रेट बढ़ते हुए भी आज जनता ये कह रही है कि कम से कम आज जिस कोरोना काल में भी राशन देने का काम किया वो अनवरत जारी है। तो ये बताइए कौन सरकार अभी तक किसने किया? सिर्फ चुनाव के समय आप करने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं आप फूल वाला भी है, रेडी वाला भी है, आज खुशहाल है इसलिए क्योंकि वो जब घर जाता है तो उसके साथ छिनैती होने का काम नहीं करता है कि कोई भी आज जा रहा होगा कि 1500 रुपए जा रहा होगा और आगे कट्टा लगा के कोई बैठा होगा, छीनने का काम नहीं होता। वो दिन में धंधा करता है और रात में आराम से अपने घर जाता है, बिल्कुल बेचैन होकर घर जाता। लड़कियां जो स्कूल में पढ़ा करती थी, उन स्कूलों के बाहर लड़के बाइक लगाकर उन लड़कियों का पीछा करने का काम करते थे। आज एक भी लड़का इस तरीके की हरकत कोई नहीं करता हुआ नजर आता है। स्कूलों के सामने जो झुंड लगता था वो तक खत्म हो चुका है। कानून का राज हुआ है, ठीक है बाबू, अच्छा हुआ है। इन सब बातों को लेकर आज प्रदेश में अमन चैन हो रहा है। ठीक, मैं एक प्रश्न आर्थिक लूंगा मनीष से, फिर राघवेंद्र सिंह से टिप्पणी लूंगा। मनीष बाबू, मेरा प्रश्न है, अभी जैसे सैफ खान साहब कह रहे थे कि 80 करोड़ रुपया साल में आता था ताजमहल से, क्या 8 करोड़ यात्री वाराणसी में आए एक साल में, 8 करोड़ लोगों ने अगर 1000 रुपया खर्च किया तो कितने करोड़ हो गए? 8000 करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था हो गई काशी में, केवल इसलिए, बाकी छोड़ दीजिए। और मजे की बात है ताजमहल 80 करोड़ और 8000 करोड़ में कुछ फर्क है कि नहीं है? ननकू और रज्जाक की जेब में वो पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? मनीष गुप्ता छोटी सी टिप्पणी, फिर राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। निश्चित रूप से जाएगा। यहाँ एक तरफ तो 1% वर्सेस 100% का फर्क है, और दूसरी बात यह है कि जो काशी आ रहा है वो कम से कम 2 दिन रुक रहा है, और जो ताजमहल आ रहा है वो ताजमहल सिर्फ सुबह देख के शाम को निकल जाता था, क्योंकि आगरा की होटल इंडस्ट्री इस बात से हमेशा परेशान थी कि दिल्ली की होटल लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि टूरिस्ट को आगरा में रुकना ही नहीं देती। वो यहीं से गाड़ी लेके जाता था और लौट आता था। अब वो अगर वाराणसी जाता है तो 2 दिन रुकता है, वृंदावन जाता है तो 2 दिन रुकता है, यानी उसका जो खर्चे का रेशो भी डबल है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, अगर मनी का मूवमेंट इस तरीके से चलेगा तो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन सबके हाथ में होगा, और जिसका रिजल्ट है गरीबी घट रही है। और अगले 5 साल में हम 2026-27 में देखेंगे, जब 21 से 26 का आंकड़ा आएगा तो निश्चित रूप से इससे बेहतर आंकड़ा आएगा। अरे कहां से घट रही है, मुझे बताइए ना, कहां से घट रही है? महंगाई जो चरम पे है, स्वास्थ्य दिशा में क्या किया उन्होंने? शिक्षा ठीक भैया, दीपक जी, ठीक, मुंडे मतर भिन्ना, सबके अपने अपने विचार हैं। ठीक बात। राघवेंद्र जी, मैं तो एक बात जानता हूं, सारा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, न्याय शास्त्र, सारे शास्त्रों का एक ही इम्तिहान है, चुनाव शास्त्र। जनता, बिल्कुल सत्य है। जनता जिसको वोट दे, मैं मानता हूं उसने काम ठीक किया, जिसने काम खराब किया उसको जनता वोट नहीं देगी, जान लीजिए। राघवेंद्र जी, कसौटी ठीक है, लोकतंत्र में पसंद आए या ना पसंद आए, इसके अलावा और कोई कसौटी नहीं हो सकती।
हम 2% वोट पाके 100% की पर फतवा जारी नहीं कर सकते। कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया था, राघवन जी हिमाचल में काम जी जी ठीक बात है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही अमिताभ। जी क्या और पूछा उधर? हाँ, वो आ रही है आपके बात, बोलिए भैया। हाँ हाँ, हम ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही है, कसौटी बिल्कुल यही है ही। ये लोग ये नहीं समझते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता हमको सुन भी रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार 4 बार सरकारें रही हैं भाई। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का संपन्न हुआ है। अभी लास्ट चुनाव तो यही जो उपलब्धियां थी बताने का काम करते हैं, मंच में बैठ के बताते हैं। जिन्ना पटेल की तुलना करते घूम रहे हैं। इस बात से सहमत है कोरोना तो मुझे लगता है जनता ने आपका मैंडेट दे दिया है और आपको भारतीय मैंडेट जनता पार्टी को बनी हुई वैक्सीन है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बनी हुई वैक्सीन है। वैसे मन लगवाइए भाई, आप लोगों ने विकास का कोई काम किया होता है तो आपको विकास का कोई सोच लेकर के आते। हम लोग लक्ष्य लेकर काम करते हैं, हम लोगों ने तुलना करते हैं। इसी समय उत्तर प्रदेश में मात्र 1,000 एक्सप्रेस बनाया था, जो है वो भी हम आप मानेंगे उसमें नहीं मानेंगे। 1 वर्ष के ऊपर सर्किल डेट और वो धक्के डाले के वेट चल गया था आगरा लखनऊ। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुआ या नहीं बता रहा है। वैसे ही आने वाले किसी भी असेंबली का जो चुनाव है वहाँ पे आपको चुनावी रिजल्ट जो है वैसे ही आने वाले 2024 के इलेक्शन में रिजल्ट जो है वो यही रहेगा, एक मुंहतोड़ जवाब जो है आपकी सरकार को जनता देने वाली है। ये सच्चाई जो ऐसे गाँव में बातें नहीं होती, तो मानिए ना, 45 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का काम किया है। 1.5 करोड़ घरों में कुछ पहुंचाने का काम किया है। 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा देने का काम किया है। हम लोगों ने 3 करोड़ शौचालय देने का काम किया है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे पास कृषि है, उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आई है। हम लोगों ने इवेंट कॉरिडोर बनाया है, लेबर पार्क बनाया है, सिटी बना रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं और उसका रिपोर्ट जनता में। ठीक है राघवन भाई, आगे बात सैफ खान साहब, आगे बात आगे दोनों की आगे। एक बात मैं सबसे कहूंगा बड़ी विनम्रता से, भाई हिमाचल में कांग्रेस जीती तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा जीती है वो कुर्सी छोड़ दे। आप उत्तर प्रदेश में 2% वोट पर हो, आपने कर्नाटक में कुर्सी छोड़ दी नहीं ना। जहां जीते हो वहां आपकी तारीफ की होगी जनता ने, इसलिए जीते हो। हम कह तो रहे हैं, फिर काय को परेशान हो रहे हो, काय को चिल्ला रहे हो सब लोग। कर्नाटक की जनता ने आपके माथे पर तिलक लगाया, अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके माथे पर तिलक लगाया। यहां इनका सम्मान करो, वहां वो आपका सम्मान करे, काय को परेशान हो रहे हो, अजब बात कर रहे हो। आपके पास पूरे देश की 547 लोकसभा सीटों में से 47 भी नहीं है। ये सच है ना, ये सत्य है कि नहीं है। इमरजेंसी में भी 139 सीट आप जीत के आए थे, 139। अब आपके पास क्या स्थिति आ गई, 40 पे आ गई। ये तो आपके साथ देश का पॉपुलर मैंडेट नहीं है, ये मानने में क्या समस्या है, क्यों नहीं मानते? बोले नहीं जी जननायक हैं, हम लोग नायक हैं। अरे कैसे नायक हो भाई, वोट कहां है? अब 2% पर तो नायक नहीं बनोगे, बुरा लगे तो अच्छा लगे तो भैया क्या। जवानों का अपना शहीद करवाया था, इसलिए इसमें चिल्लाने की बात नहीं होनी चाहिए, बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मान लो कि भाई इस वक्त हमारी इम्यूनिटी खराब है, क्या बोलो मेहनत करेंगे भाई। अभी अब ये बोलो ना विनम्रता से कि हम मेहनत करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा जीतेंगे। अभी चुनाव हुए कितने महीने गुजरे हैं भाई, 22 में चुनाव हुआ है, मार्च में सरकार का, ठीक ना। अभी आप लोग हारे हो, अभी से कॉलर चढ़ाए बाह चढ़ाए ले रहे हो, बोले नहीं जी चला चले की बेला है। अरे अभी तो बिस्मिल्लाह हुआ, चला चले की बेला कहां भैया, अभी तो 4 साल बाकी है। गजब कर रहे हो आप। अभी जिस इम्तिहान में अभी फेल हो उसमें कुछ तो सब्र रखो, नहीं अल्ले बल्ले बोलो तो कम से कम सब 3-3.5 साल बीत जाए, चुनाव का 1.5 साल बचे तो बोलना शुरू कर दो, समझ में आती बात। देश के सबसे बड़े सूबे में अगर 2% वोट हो तो कांग्रेस को कोई बात कहने का वैसे नैतिक अधिकार नहीं रहता। और मुझे लगता है कि इस बात को सबको समझना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को कोरोना के त्रासदी से
उस दुर्धर्ष स्थिति से निकाला, ये एक चीज है। कोई भी मुख्यमंत्री सरकार होती कुछ ना कुछ तो करती ही, ठीक। उस पर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मोहर लगाई, ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार चली जाती 2022 में, तो मैं कहता कि कोरोना में सरकार ने जो काम किया वो जनता की अपेक्षाओं के प्रतिकूल था, उसके हिसाब का नहीं था, जनता ने विदा कर दी सरकार। इसलिए आप सब लोग चिल्लाओ, चाहे दुखी हो जाओ, चाहे नाराज हो जाओ, मैं ये कहूंगा कि कोरोना में जो काम किया योगी की सरकार ने, उस पर उत्तर प्रदेश की महान जनता ने मोहर लगाई है। वैसे ही लगाई जैसे 12 में अखिलेश जब जीते थे तो उनको मोहर लगाई थी। अब सपा के मित्र अगर हमसे ये चाहें कि 12 में हम जीते, उसको आप पवित्र जीत घोषित कर दो अग्निहोत्री जी, और 22 में योगी जीते, इसको अपवित्र कर दो, हम नहीं कह सकते भाई। बुरा लगे तो और अच्छा लगे तो हमें माफ करना। या कांग्रेसी हमसे कहें कि नारायण दत्त के समय में जो जनादेश आया था वो पवित्र था, अब की आया ये अपवित्र है, हम नहीं कर सकते, हमको माफ करो। अजय राय जी हमको माफ करना, खड़गे जी हमको माफ करना, हम ऐसा झूठ नहीं बोल सकते। ऐसा झूठ बोलने की ताकत होती तो हम राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन कर लेते, एमपी हो गए होते। भैया कोई आप लोगों से कम समझ है क्या? अगर मैं झूठ ही बोल पाता, थेथरे ही कर पाता, तो चुनाव लड़ जाता किसी भी पार्टी से। सभी पार्टी मेरे लिए अच्छी हैं, मेरे मित्र लोग हैं वहां, इसलिए ये हम नहीं कर सकते। बोले बंगाल वाली जीत बिल्कुल पवित्र है और उत्तर प्रदेश वाली जीत अपवित्र है, ये आप कह सकते हो थेथरे, हम नहीं कह सकते। ना मेरे ऊपर इस बात को इंपोज करने की कोशिश करो। उत्तर प्रदेश में सड़क नहीं बनी, अच्छा जी। आदमी परेशान है, अच्छा जी। उसको रोटी नहीं मिल रही, अच्छा जी। और मान लो और विचित्र स्थितियां कह लो, तो वोट किया ना अभी उसने 10 महीने पहले, क्या तब आप सब लोग यही सब बातें लेके गए थे ना, गाजीपुर से गाजियाबाद बस्ती से बहराइच तक, क्या जो अब आप हमको बता रहे हो कि कागज पर है, कुछ है नहीं, तो आपने बात तो चुनाव में भी बताई थी। और एक बात मैं कहूंगा सारे मित्रों से, सब लोग राजनीतिक लोग हैं, उनको अभी राजनीतिक जीवन लंबा जीना है, अधिकांश तो युवा ही हैं, चाहे सैफ खान हो, चाहे दीपक हो, सुनील हो। विकास न मेरे कहने से जनता मानती है दीपक बाबू, न आपके कहने से, न टीवी से, न अखबार से गलतफहमी निकाल दीजिए। क्या मेरे गांव में अस्पताल बना, ये मुझे कोई बताएगा नहीं, मेरी आंखें देखेंगी, ठीक। इसलिए ये सब थेथराई बंद कर दो, इसमें काय कोई एनर्जी जाया करते हो, वोकल कॉर्ड थकाते हो, इससे कुछ नहीं होगा। हर सरकार ने एक कहा जाता है कि भाई ये तो चकाचौंध फैला दी। अच्छा, मैं एक आंकड़ा देता हूं दीपक भाई, 17 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उस साल उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना ने शायद 2000 करोड़ से ज्यादा का विज्ञापन दिया। क्या 2000 करोड़ से ज्यादा का? क्या उस विज्ञापन में ये तो कहा नहीं गया कहीं संकट है, यही कहा गया, यही पेरिस है, यही लंदन है, यही जापान है, यही बताया गया। क्या खिमसेपुर पेरिस है, पटरौना लंदन है और कुशीनगर जापान है, यही बताया गया होगा। क्या जनता ने सीट दी 47। अगर विज्ञापन से सीट मिलती होती तो आपको क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली भाई? ये वैलिड पॉइंट है। विज्ञापन से सीट नहीं मिलती मित्र, नहीं तो आपकी उधार लेके देख लो, कांग्रेस को सलाह देता हूं, 2-4 करोड़ रुपया, 2-4 हजार करोड़ रुपया उधार लेके एक बार विज्ञापन देके ठोंक लो, देखे विज्ञापन से सीट बढ़ जाए। नहीं बढ़ती। अंधा तब पतियाए जब कौड़ी भर पाए। योगी की सबसे बड़ी विश्वसनीयता यही है, सबसे बड़ी सफलता ही ये है। योगी के काम को 19 में परखा उत्तर प्रदेश ने, 19 में परखा, 22 में परखा, 24 में फिर परखेगी योगी के काम को। मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता है कागज लेखी।
कैसे अंतर मान लूं, कैसे मान लूं बात? और मेरी प्रसन्नता का कारण ये कि ये काम मेरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस प्रदेश में मैं पैदा हुआ भाई, जिस प्रदेश के बीमारू प्रदेश के टैग को मैंने झेला है। मैं उत्तर प्रदेश से जब दिल्ली आया था 88 में, तो मुझे पता है दिल्ली के लुटियन जोन में इसकी क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। गलत बात नहीं कहूंगा, तब मैं आप में से बहुत सारे लोग राजनीति में हो गए भी नहीं, बोले यार यूपी से आए हो, हटाओ, क्या यूपी का भैया टाइप है, बोले ये गुंडे हैं, ऐसा है वैसा, बोले छोड़ो, मन विवाद में जाना नहीं चाहता। क्या धारणा बनी थी? आज जेएनयू में चर्चा हो रही है, सेमिनार जेएनयू में हो रहा है यूपी पर, है? पहले संस्कृत पाठशाला वाले भी करने को तैयार नहीं थे, जेएनयू वाले तो दूसरे हवा में रहते थे। वो कहते यू नो बडी है, यू यूपीआईट, और हमसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में बिहार वाले थे बेचारे। क्या सैफ खान कसम तो सच बता रहा हूं। क्या मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ा ना, वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। उस वक्त उसकी एक ही ब्रांच थी, एक ही ऑफिस था दिल्ली, अब तो 3-4 और हो गए, तब एक ही था। देश भर से 28 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें मैं भी गलती से सेलेक्ट हुआ था। क्या 16 और देशों के बच्चे भी वहां पढ़ते थे। क्या वहां मैंने यूपी के ब्रांड वैल्यू देखी है, मैंने वो तिरस्कार झेला है, आपने नहीं झेला। इसलिए हमको किसी राजनीति वाले से थोड़े सर्टिफिकेट लेना है यार। अभी मुझे परसों बताया गया कि जेएनयू में सेमिनार हुई, मेरा इंस्टीट्यूट जेएनयू से पास में ही था, उसी रोड पर था। क्या मैंने कहा जेएनयू में यूपी में सेमिनार? बोली यस। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या ये क्या प्रसन्नता का विषय नहीं होना चाहिए? जो लोग यूपी के हैं, किसी पार्टी के हों, अभी तो चुनाव नहीं हो रहा, चुनाव में जो मन हो सो कहो, कहीं तो सच स्वीकार करो यार। कानून व्यवस्था सुधरी तो विकास का पहिया घूमा है। बुलडोजर बाबा का एक मॉडल होता, उस मॉडल को विकास के मॉडल की प्रस्तावना बना देना, भूमिका बना देना, यह काम योगी ने करके दिखाया। इसमें क्या समस्या है मानने में भाई? इस कोरोना में मेरी बात से सब लोग सहमत होंगे, सबने देखा, मैंने अकेले नहीं देखा वो काल। कोरोना में जब सब कुछ बंद था, कुछ भी नहीं चल रहा था, मंदिर भी बंद था, मजार भी बंद थी, दरगाह भी बंद थी, गुरुद्वारा चर्च सब बंद था, उस वक्त लोग जिंदा कैसे रहे? छोटी बात है क्या? दुनिया के तमाम विकसित देश वो नहीं कर पाए मित्र। इतना भी अपने देश के प्रति गलत धारणा मत रखो। इसको तो सही मानते हो कि बालकनी में गोभी उगा के करोड़ों रुपया कमा लिए, कह रहे ये तो सच बोले थे। अब बोले लोग जिंदा बचे, कैसे बचे? बोले अरे कुछ नहीं, फर्जी बातें हैं भाजपाइयों की। अच्छा जी, 80 करोड़ लोगों को भोजन कैसे मिला? कोई गतिविधि तो चल नहीं रही थी, कहां से मिला? छोटी बात है, 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में मिला। और एक बात कहूंगा, मेरा मूल्यांकन बड़ा कड़ा होता है और कोशिश करता हूं उतना खराब ही हो कि उस पर कोई जनता आक्षेप नहीं करे। नेताओं के आक्षेप में जानता हूं, सब मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब क्या करें, हमको भी हमें अपनी पार्टी की लाइन लेनी है। अब किसी दिन आप हमारी पार्टी की लाइन से अलग लाइन ले लेते हो तो हमें कुछ बोलना पड़ता, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए राघवेंद्र बाबू, हमने देखा दिल्ली की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हजारों मजदूर, सुनील भाई, हजारों हजार मजदूर बच्चों को बक्से को लुटरी गठरी पटरी लेके पैदल आनंद विहार। क्या ये उत्तर प्रदेश था जिसने बाहें फैलाकर कहा कि हम अपने बच्चों को वापस लेते हैं, उनको सहेजा, संवारा, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाई कि नहीं उठाई? आपकी बात से मान लेंगे लोग, इसीलिए वोट मिला योगी आदित्यनाथ को, आपके कहने से थोड़ी नहीं मिला भाई। जो आदमी दिल्ली से दिल्ली की सरकार ने जिसको बेसहारा और अनाथ करके सड़क पर छोड़ दिया था कि यहां से जाओ, उस आदमी को उत्तर प्रदेश ने जब
रहने के लिए, खाने के लिए स्थान दिया, व्यवस्था दी, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ एक दूसरा शख्सियत बन के उभरे। इससे आप इनकार कर सकते हैं क्या? ये तो सच है। जाइए इंटरनेट पर देख लीजिए क्या स्थिति थी उस वक्त। ये तरीका, इसलिए मैं कहता हूं कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, आज योगी आदित्यनाथ अगर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, कोई भी फसल उगाए, माली कोई रहे, माली को श्रेय जाता है लेकिन कोई रहे, फल तो सबके हैं। अगर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी छोटे छोटे जिलों की जुड़ रही है, क्या सबके लिए नहीं है? है। अगर एक्सप्रेसवे से बन रहे हैं, पूर्वांचल बना है, बुंदेलखंड बना है, डिफेंस कॉरिडोर बना है, इनसे क्या अर्थव्यवस्था नहीं घूमी? AK-56 अमेठी में बन रही है, दुनिया की सबसे अत्याधुनिक मशीन गन अमेठी में। सैफ खान जरूर गए होंगे अमेठी, उनके लिए तो वो पवित्र तीर्थ स्थल है। क्या जो स्थिति मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की, ईसाइयों के लिए वेटिकन की, सिखों के लिए गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल की, वही कांग्रेस के मित्रों के लिए स्थिति अमेठी और रायबरेली की। वो तो गए होंगे, देखा होगा वहां क्या था। वहां बन रही है ना। अब इसको तो नहीं कहते वो झूठ बोल रहे, जाके देखे आओ, आपकी ही मक्का मदीना थी। हमको याद है रविंद्र सिंह ने जब संजय गांधी को हराया था इस अमेठी में, क्यों हरा दिया था? अगर ताकत से चुनाव नियंत्रित होते तो संजय गांधी चुनाव हारते नहीं। जिनकी चप्पल लेके नारायण दत्त जी चलते थे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, नारायण दत्त जी की, जिनकी चप्पल उठा के तिवारी जी चलते थे। इसलिए मैं कहता हूं, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का पर्यावरण बदला है। यह बड़ी उपलब्धि है, यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। हमारे बच्चे एक बेहतर भविष्य पाएं। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस की लड़ाई तो चलती रहेगी, जिंदगी भर चुनाव लड़ना है, हारना है, जीतना है मित्र। लेकिन हम ये आप कहें कि इस बात के पक्ष में अग्निहोत्री जी खड़े हो जाओ कि अतीक का अपराधी लड़का जो एक उमेश पाल को सरे राह मार कर गया, उसके एनकाउंटर को आप ये घोषित करो यहां टीवी पर कि ये संविधान की हत्या है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। मैं उस आदमी के साथ कैसे खड़ा हो जाऊं जो मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते का पांव दे दे मंच पर? ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं क्या? हम नहीं चाहते ऐसा उत्तर प्रदेश। ये लोग पूछते योगी ने क्या बदला, मैं कहता हूं यही बदला। हमारा उत्तर प्रदेश वो था कि अपराधी कुत्ता लेके मंच पर चढ़ जाए और मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे दे, कैसे मिलाओ, फोटो खिंचाओ। आदमी के साथ फोटो खिंचती तो देखी दीपक बाबू, कुत्ते के साथ भी फोटो खींचने लगी। क्या ये नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? अपराधी में भय होना चाहिए, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यह योगी ने किया है, इसलिए मैं उस बात को स्वीकार करता हूं। और शांति नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, हवाई बातें हो सकती हैं। ये विकास सिर्फ इसलिए हो पा रहा है। और एक आखिरी बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। अयोध्या में जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रामलला का मंदिर राष्ट्रार्पित हो जाएगा। आधार्मिक आस्था सर्वोच्च है, लेकिन एक बात विनम्रता से कहता हूं, अयोध्या का मंदिर, मेरी बात को सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए हृदय से, अर्थशास्त्रियों को खासतौर पर, अयोध्या का मंदिर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था में एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन देगा। लिख लीजिए मेरी बात, लिख लीजिए, साइजेबल कंट्रीब्यूशन देगा। मैं उसके विस्तार में अभी नहीं जाना चाहता, मेरे पास उसकी जानकारी है, प्रोजेक्शंस हैं। वो प्रोजेक्शन भाजपा कांग्रेस ने नहीं बनाए, वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज ने बनाए हैं कि अयोध्या फाइनेंशियली क्या कंट्रीब्यूट करेगा। कैम्ब्रिज ने एक रिसर्च किया है, वो हमने नहीं किया ना, राघवेंद्र ने किया है, ठीक ना? मैं तो कभी गया भी नहीं कैम्ब्रिज।
उन्होंने रिसर्च किया कि अयोध्या फाइनेंशियली क्या करे, रिलीजियसली छोड़ दीजिए, रिलीजियसली वो हमारे लिए मक्का होगा, मदीना होगा, जेरूसलम होगा, लेकिन फाइनेंशियली क्या करेगा, ये छोटी बात है क्या? पूरे पूरब के माथे से गरीबी और संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर ने साफ कर दिया। 8 करोड़ आदमी, सोच सकते हो आप, रिक्शे वाला भी बम बम बोल रहा है, कह रहा बाबा की बड़ी कृपा, जीवन बदल गया। जो रुद्राक्ष बेच रहा है उसका भी जीवन बदल गया, जो फूल बेचता है उसका भी जीवन बदल गया, और जो महादेव का वो लगाता है चंदन माथे पर, उसका भी जीवन बदल गया। कम से कम 500,000 लोग तो वृंदावन में, मथुरा में चंदन लगा रहे हैं, वो भी 500,000 रुपया शाम को कमा के जा रहे हैं। आप नौकरी दे सकते हैं सबको? नहीं। कोई सरकार दे सकती है? नहीं। तो अगर योगी ने ऐसा माहौल पैदा किया तो मैं उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हो जाऊं इस वक्त? मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना। सच को स्वीकार कीजिए, एक शांति से रहने वाला प्रदेश, कानून के इकबाल को जहां स्वीकार किया जाता हो, ऐसा प्रदेश ही विकास के रास्ते बढ़ पाएगा। जितने प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़े, उन्होंने पहले शांति स्थापित की, तब विकास के रास्ते पर बढ़े। महाराष्ट्र में जब ये अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य टूटा, तब तरक्की का रास्ता खोला। जब तक वहां दाऊद थे, मुस्तकीम थे, हाजी मस्तान थे, तब तक मुंबई की क्या स्थिति थी हमको भी पता है, आपको भी पता है। अपराधियों के रहते विकास नहीं हो सकता। विकास का सारा फल अपराधी खा जाते हैं, गरीब के पास कुछ नहीं पहुंचता, उसकी पतीली खाली रहती है, उसकी पतीली भरी है। इसलिए मैं कहता हूं इस नई सुबह का उत्तर प्रदेश में स्वागत करना चाहिए बड़े मन से। चुनाव आए फिर कहिएगा जो कहना है, लेकिन कभी अपने प्रदेश के लिए सोचिए कि हम इसके नागरिक हैं, हम इसकी संतान हैं, इस भूमि की। तो हमारा भी कर्ज है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर उत्तर प्रदेश दे सकें। धन्यवाद।